पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं करुणेश पांडे नज़दीकी एक निजी संस्था पे आया हुआ हूं, जो हम लोगों के बगल के ही क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ के डायरेक्टर से हम लोगों की बातें होंगी। ये इंस्टीट्यूट का नाम दीप कंप्यूटर्स है और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम करते हैं। तो आज का जो सेमिनार है, इन कुछ शिक्षकों के माध्यम से ये संपन्न कराया जा रहा है। तो शाकाहार और पर्यावरण इस विषय पे हम लोग, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग लगातार करीब 2 महीने सेमिनार ले रहे हैं और हमारा मिशन है कि भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में शाकाहार और पर्यावरण पे सेमिनार हो और बच्चे, जो कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मः की जो फिलॉसफी है उसको पालन करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। तो मैं पहुंचता हूं डायरेक्टर सर के पास, जानते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में और उनके परिचय के बारे में। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। और आप जो है यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा थोड़ा सा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम संतोष बहादुर नायक, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये घर ही मेरा है, ये संस्था भी मेरा है, पीछे मेरा रेजिडेंस है। दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, जो 2022-2023 में मैंने इसको ऑथराइज़ किया हुआ है, यूपी सरकार के द्वारा मैंने इसको रजिस्टर्ड कराया हुआ है। और अभी तक मैं 3-4 कोर्सेज़ यहाँ पे चला रहा हूँ, जिसमें क्रमशः ADCA, DCA, CCC, टैली। साथ ही साथ मेरा कुछ फ्यूचर प्लानिंग है। यहाँ पे मैं 2024 में एक कॉन्वेंट स्कूल दीप कंप्यूटर के सौजन्य से दीप कॉन्वेंट स्कूल में एक डालने का प्रयास कर रहा हूँ और अगले सत्र में वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मैं कुछ समाज के लिए करूं और ख़ास करके एजुकेशन के लिए करूं, इसलिए करूं कि मैं एक महान विभूति से मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता हूं, जिनका नाम है डॉक्टर VR अम्बेडकर। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूं। उनके जीवन में मैंने जो पढ़ाई किया, उनके लाइफ को मैं थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया, तो मैंने देखा कि जिस परिस्थिति में उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, जिस तरीके से उनकी पढ़ाई हुई, उनको कभी कमरे में बैठाया नहीं जाता था, कमरे में बैठा के पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें कमरे से बाहर पढ़ाया जाता था। इन सारी जब उनकी लाइफ के बारे में हमने पढ़ा तो हमें लगा कि एक व्यक्ति जो कमरे से बाहर पढ़ के देश का संविधान बना सकता है, अगर हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए तो शायद वो भी बहुत आगे जा सकते हैं और फ्यूचर में वो भी अपना नाम कर सकते हैं। और कोई ना कोई उसमें से डॉक्टर VR अम्बेडकर भी निकल सकता है, जो ज़रूरत पड़े तो देश का दूसरा संविधान लिख सके। तो कुल मिला के एजुकेशन को मैं अपना एक ड्रीम बना के चल रहा हूँ। बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन आज मेरा दिन नहीं है बोलने का। आज आदरणीय करुणेश जी का दिन है, तो हम जो लोग चाहेंगे कि जो भी आगे की कार्रवाई करेंगे वो हम लोग शांति से उनको सुनेंगे और उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। लोग चलते हैं दूसरे शिक्षक के पास, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका नाम अजय है, और सर से जानते हैं कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है और यहाँ पर इनका क्या भूमिका है। सर बताएं। सर एक्चुअली माय नेम इज अजय कुमार विश्वकर्मा। आई एम फ्राम बरुआ से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं सर यहाँ 3 महीने पहले इस संस्था को मैं संतोष सर के द्वारा बातचीत करके बोलेंगे सर यहाँ पर कोचिंग चलनी चाहिए, जो कि इंटर तक CBSE बोर्ड है और UP बोर्ड हो गया, उसके बाद CHS हो गया, JNE हो गया, उसके बाद जो भी अदर एग्ज़ाम हो गए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, उन लोगों के जितने भी बच्चे हैं उन लोग हम तैयारी कराते हैं यहाँ पे कि जितना उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा डेवलपमेंट हो सके। जितने भी कोर्सेस हो सकता है आगे हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, कि जो भी दिक्कत ना हो, लड़के अपना फ्यूचर यहाँ मार्केट से ही कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना हो, खुद से ही यहाँ से डेवलपमेंट कर सकें। धन्यवाद सर। तो मैम, कैसा लग रहा है आज के इस परिस्थिति, इस माहौल को देख करके, जब हम लोग आए हैं शाकाहार और पर्यावरण के विषय पर संगोष्ठी लेकर के, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? हमको, मेरा नाम अंजना कुमारी है, मैं यहाँ की मैडम सर जी की वाइफ हूँ जी। और हमें ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये शाकाहार ही हम चाहते हैं कि पूरा देश शाकाहार ही रहे जी। धन्यवाद। कैसा लग रहा है प्रोग्राम आप लोगों को देखने में? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत है ना। धन्यवाद सभी का। पहले हम लोग बात शुरू करते हैं पर्यावरण से, ठीक है, शाकाहार पे बाद में आते हैं, ठीक है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो बेसिकली हम लोग क्लास 4 में ये पढ़ते आए हैं कि पर्यावरण क्या होता है।
सभी को पता होगा इस बारे में। जैसे कि हमारे कुछ भाइयों ने और बहनों ने यहाँ आप आकर के खुद से लिखा है कि शाकाहार और पर्यावरण, जिसमें इन्होंने ये भी लिखा, खुद से लिखा, मैंने उनको बताया भी नहीं है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ठीक है। क्योंकि इन तीनों चीज़ों से हम लोग क्या होते हैं? घिरे होते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं ये? पर्यावरण, ठीक है। अब आप समझिएगा कि अब ये प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी सबको पता है, ये क्लास 4 में पढ़ाया जाता है। हालांकि रिसर्च भी चलता है इन सब चीज़ों पे, तो बेसिक बस हमें जानने की आवश्यकता है। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? ध्वनि प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ठीक है। ये 4 तरह के प्रदूषण होते हैं। और जैसा कि नाम है, आपको पता होगा, ध्वनि मतलब साउंड की वजह से जो प्रदूषण होता है, ज़्यादा तेज़ हार्न बज रहा है, ज़्यादा तेज़ डीजे बज रहा है, उसकी वजह से कान भी खराब हो जाते हैं, ठीक है, प्रदूषण ही तो है। बाकी आपको पता है जल में शुद्धियाँ कैसे होती हैं, वायु में शुद्धियाँ कैसे होती हैं, और मृदा में कैसे कैसे शुद्धियाँ होती हैं, और कैसे उसको फिल्टर भी करते हैं, ठीक है, कैसे सही करते हैं। तो ये सब चीज़ों का मैं क्लास लेने नहीं आया हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आप लोग इन सब बातों को जानते होंगे। मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूँ कि जो लोग अभी 10th में या फिर BSc कुछ कर रहे होंगे, वो मुझसे बेटर इन सब बातों को समझते होंगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ा भी होऊंगा तो मैं भूल चुका हूँगा, ठीक है। तो इस विषय में आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, ये बात मैं मान के चलता हूँ, लेकिन बेसिक तो सबको पता होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के घटक में 3 घटक थे। आप लोगों ने क्या क्या देखा? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र, अब समझिए कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, ये कोई बता सकता है क्या? जिसको अंदर से इच्छा हो बताने का वो बता सकता है पारिस्थितिकी। मैं आगे आ जाऊं इससे पूछने? चलिए कोई नहीं, समझिएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? परिधन आवरण, परि माने क्या होता है? बाहरी, ठीक है, बाहरी, आवरण माने जो ढके, घेरा, जो जिससे हम घिरे होते हैं, ठीक है। तो हम किससे घिरे हैं? 3 चीज़ों से, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ठीक है, 3 चीज़ों से घिरे होते हैं। तो अब पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है, पारिस्थितिकी का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा पर्यावरण से हमारा संबंध है। आपने पर्यावरण के बारे में तो जान गए आप सभी लोग, लेकिन अभी समझिए कि जो पर्यावरण से हमारा संबंध है उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। अभी जो सिस्टम बनाया है कि सब जानवर का, सब स्पीसीज़ का, सारे जितने भी जाति है, प्रजाति मतलब कौन से जो जानवर की प्रजातियाँ होती हैं उसकी बात हो रही है। भेड़, बकरी, गाय, मुर्गे, मछलियाँ, ये सब क्या है? प्रजाति हैं। इनका अगर इस पर्यावरण से संबंध जो है, इसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। सबके लिए बना हुआ है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने सबके लिए बनाया हुआ है, प्रकृति ने। अब जैसे समझिए कि मैं किसी का उदाहरण, मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैं करोड़ेश हूँ और मैं अगर अपने बगीचे में हूँ गांव के, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ठंडक हवा चलती है और कितना अच्छा महसूस होता है। लगता है कि रिच ऑक्सीजन का वो जगह बन जाता है, तो मुझे अच्छा अंदर से महसूस होता है। तो आप ये पाते हैं कि जो मैं CO2 छोड़ता हूँ वो वहाँ के पेड़ लेते हैं, और जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो मैं ग्रहण करता हूँ। तो ये जो आपस में जो आदान प्रदान हम करते हैं पेड़ों के साथ, वही क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। ये सामान्य भाषा में हो गया क्लियर? तो अब ये समझिए कि ये बस बेसिक्स था, ये बस मैंने ऐसे ही लिखा था आपको बताने के लिए। अब मुख्य तरीके से अब ये जानते हैं कि हालांकि मैंने शाकाहार पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है, मेरी रिसर्च बहुत चली। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद भी रिसर्च जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग एकांश भी नहीं पहुंच पाते उस चीज़ पे। तो लगातार उस पर रिसर्च चल रहा है, हमारी कई टीमें हैं जो इस पर रिसर्च कर रही हैं। तो मैं कुछ रिसर्च लेकर के ही यहाँ पर आया हूँ, और मैं ये बताना चाहूँगा कि शाकाहार की वजह से हम प्राकृतिक विनाश को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। शाकाहार को अपना करके हम कैसे प्राकृतिक विनाश को रोक सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ डेटा है, मैंने खुद से निकाल के रखे हैं, मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा इसके बारे में। पहले इसको बताने से पहले एक हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों में से कितने लोग शाकाहारी हैं? हाथ उठा दीजिए। अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। मांसाहारी कौन है? हाँ नहीं सर लोग रहने दीजिए। सर्वाहारी सर आते। दरअसल क्या है, मैं आपको एक बात बता दूँ, 3 लोग हैं ना, 3 लोग ध्यान रखिएगा। लड़कियों कोई नहीं था ना? कोई बात नहीं, हम समझ, सभी शाकाहारी। देखिए, हालांकि बोला तो सर्वाहारी ही जाता है,
जो मांस खाए और फल सब्जी और अनाज खाए उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। लेकिन आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो मैंने इसलिए बोला शाकाहारी मांसाहारी, तो मांसाहारी को मान के चलिए वो सर्वाहारी है। तो बस मैंने डिफ्रेंशिएट पैदा करने के लिए, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैंने क्या बोला कि शाकाहार और मांसाहार। तो 3 लोग थे, 3 लोग थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं क्या? आ जाइए भैया, सामने आ जाइए अब सब लोग। तो आप तीनों लोग मांसाहारी हैं? यस सर। मतलब सर्वाहारी हैं? यस सर। ठीक है। सामान्यतः किस तरह के मांस आप लोग खाते हैं? सामान्यतः किस तरह के मांस खाते हैं आप लोग? मतलब आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया। आप लोग जैसे क्या, हाँ, जैसे कि आप लोग चिकन मटन होता है ना, आप लोग तो भाई जानते होंगे इसका। किस तरह के जानवर खाना पसंद करते हैं आप? चिकन, उसके बाद फिश और एग, बस। उसको अंडा नहीं बोले आप? एक क्या? अब सब इंग्लिश में बोले तो इसलिए बोल दिया है। ये मजाक की बात है, ठीक है, मजाक की बात है। आप क्या खाते हैं भाई साहब? हम भी वही तीनों। मुझे लगा शायद एक बोलने से अंडा बदल सकता है, तो ऐसा। तो आप कौन कौन से मांस खाते हैं भैया? मुर्गा खाते हैं, मछली, सांस को लेते हैं, मुर्गा, मछली और अंडे। बस तीनों मिलकर समान होता है। Yes. आप बताइए भाई साहब। हम एग खाते हैं और काक और फिश और मांसाहारियों में बोला जाता है प्रोटीन होता है और बहुत रिच प्रोटीन होता है, तो उनके अंदर ताकत भी होती है। तो यहाँ पर आकर आप लुंज पुंज क्यों हो गए? तेज नहीं बोल सकते हैं क्या? तेज बोलने की दहाड़ में बोलिए मैं खाता हूँ, ये सब चीज़ें मैं खाता हूँ। तो जाते हैं तो तुरंत खरीद लेते होंगे, 200-500 में ऐसे पैसे निकालते होंगे आप लोग, ठीक है? तो कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, जब आप लोग किसी चिकन शॉप पे जाते होंगे तो उसको कटते हुए देखा है कभी? यस सर। आँख से देख रहे हैं आप ना? आँख से ही देखा जाता है? Yes, sir. जाहिर सी बात हाँ। है ना? कभी कुछ फील होता है अंदर से कि यस सर। क्या महसूस होता है? बहुत अजीब, अजीब मतलब क्या, कौन सा भाव आता है अंदर से? अंदर से ये लगता है कि जो काटता है उसी को हम काट दें। क्या बात है, देखिए क्या, कितनी बड़ी बात, तालियां बजनी चाहिए इस बात पर। लेकिन अब बंद कर दिया, ताली मत बजाइएगा। इन्होंने बोला कि जो काटता है मन करता है उसी को काट दें, लेकिन आप पैसे देकर कटवा रहे फिर कह रहे हैं कि उसी को काट दूंगा मैं। नहीं, तो प्रॉब्लम ये है ना जी, प्रॉब्लम ये है कि घर वाले बोलते हैं, तो घर वाले की बात टाल नहीं सकते। हम मना तो कर नहीं सकते कि नहीं हम नहीं लाएंगे तो बोलेंगे ना, इसीलिए अच्छा। लाना पड़ता है। तो घर वाले बोलने के हिसाब से खा भी देते होंगे। यस सर। क्या बात है, इसका मतलब खा रहे हैं तो छूटेगा थोड़ी ना, अब छोड़ेंगे तब ना छूटेगा। हाँ, देखिए इसमें 2-3 बातें आती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि एक तो बचपन से खाते हैं, वो आदत पड़ गई, वो छूटती नहीं है इनसे, ठीक है। एक बात क्लियर होगी नहीं आप लोगों को। दूसरा बात ये कि वो बोलते हैं कि सुनिए ध्यान सुनिए, अच्छी बात है ये। दूसरा बात इन्होंने ये बोला कि अपने माता पिता की आज्ञा का वो पालन करते हैं। ये श्रवण कुमार भी हो सकते हैं, मैं ये थोड़ा इस तरीके से कहना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि ये अपने माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं, वो बोलते हैं तो ऐसा हो जाता है, उनको करना पड़ता है, मजबूर हैं वो। तीसरा बात ये है कि इनके अंदर दया भी आती है। उनको लगता है कि जो काटता है काश मैं ये कर दूं। ये उतना तगड़ा भाव क्यों आता है? क्योंकि वो उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और उनके अंदर दया आता है उस जीव के प्रति जो मर रहा होता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, लेकिन इन पर भावनाएँ कौन सी इन पर ज़्यादा भारी पड़ रही हैं? पहला भारी पड़ रहा है माँ बाप का कथन, दूसरा भारी पड़ रहा है जो आदत पड़ चुकी है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा भाव इनके अंदर ज़्यादा, लेकिन खा रहे इसका मतलब ये बात है कि जो दया की भावना इनके अंदर है ये इनके बाकी दोनों भावों से कम है। जिस दिन आपके अंदर कंपैशन, ठीक है, कंपैशन माने क्या होता है? करुणा। जिस दिन आपके अंदर कंपैशन की भावना ज़्यादा हो जाएगी, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, छोड़ देंगे। इवन प्रधानमंत्री बोलेगा चलो खाओ, सर आप मुझे फांसी दे दीजिए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं विरोध करूंगा। अगर दया आ गई तो आप छोड़ देंगे। और दूसरी बात मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ और बड़े हो जाएंगे तो लड़के कुछ फैसले अपने से भी लेते हैं। जैसे थोड़ा मैं खुल बोलूँगा, यहाँ पे सभी लोग बड़े हैं, एडल्ट हैं, समझते होंगे। जब बात आती है शादी की, जब लव मैरिज करना होता है तो लड़की के साथ जब कुछ अफेयर होता है तो लड़के कर लेते हैं, लड़कियाँ भी कर लेती हैं। वहाँ पर माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं होती है। वहाँ पर निर्णय आप क्यों बदल देते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो जो भाव मेरा उसके प्रति जो आकर्षण का है वो प्रबल है और माता पिता के आज्ञा से वो बड़ा है। उसी तरीके से जिस दिन आपके अंदर कंपैशन तगड़ा हो गया, उस दिन आप माता पिता की बात को टाल दें, क्योंकि माता पिता तो किसी सीख रहे हैं। आप उल्टा बोलिए, पिताश्री जो आप ये आज्ञा दे रहे हैं आप पर किसी और ने थोपा था, पीढ़ी दर पीढ़ी आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें। क्योंकि इसके वजह से जो आप पूजा पाठ करते हैं और जगहों पर जा करके, उससे कुछ होता तो है नहीं, लेकिन ये जो कर रहे हैं इससे पाप जरूर लग जाता है। कर्म
कर्म जो होता है उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है, वो आपके पास पलट कर आएगा किसी न किसी फल के रूप में। उसका जो फल है, उसका जो फ्रूट है, आपको मिलना ही मिलना है, उसका परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। दूसरी बात कि ये अगर कोई बोले कि मुझे दया आती है, मैं खा लेता हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मेरे घर वाले मुझे मजबूर किए, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप मजबूर नहीं हैं, आप सिर्फ स्वाद के गुलाम हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो कंपैशन है वो कम है। जिस दिन अगर आपके सामने कोई किसी मुर्गे की टांग टूट जाए, किसी भैंस की टांग टूट जाए, किसी गाय की टांग टूट जाए, किसी खरगोश की टांग टूट जाए, अगर आपको उसको देखते ही आंखों में आंसू आ जाए, तो समझिए कि आपके अंदर के इंसान का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ है और आप तब्दील हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं। तो ये भाव पैदा होगा, आप अगर एक बार गहन चिंतन करेंगे, सोचेंगे तो होगा। और एक बात मैं और बताऊंगा, कुत्ते को खाते हैं आप लोग? कुत्ते को? नो सर। नहीं। ऐसी कौन चीज़ जिसको आप नहीं? कबूतर खाते हैं? नो। नहीं। आप समझिएगा कि हम जिस जानवर से प्रेम करते हैं उसको नहीं खाते हैं। कुत्ते सबको प्यारे होते हैं, ठीक है, कुत्ते सबको प्यारे होते हैं और सभी लोग कुत्ते को नहीं खाते हैं। कहीं कहीं नागालैंड हो गया और विदेशों में, चाइना में बहुत ज़्यादा कुत्ते खाए जाते हैं। एक यूलिन फेस्टिवल होता है, जैसे यहाँ पर बकरीद होता है तो वहाँ पर यूलिन फेस्टिवल होता है, जहाँ पर बहुत सारे कुत्तों का मांस जाता है और वो कटता है। बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर काटे जाते हैं और खाए जाते हैं। कुत्तों को सोचिए, देसी कुत्ते गायब हो गए और कट गए, चले गए, कुत्तों को काट दिया जाता है। उसके लिए हम लोग को दर्द महसूस होता है, क्योंकि पता है कि यार कुत्तों को तो नहीं मारना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि जब मैंने बात बोली कि कुत्ते को नहीं मारना चाहिए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते, जैसे आपने देख रहा होगा यहाँ पे। कुत्ते को मारने से के नाम से ही हमारे अंदर आंसू आ गया, मतलब हमारे अंदर करुणा आ गई, वो भाव पैदा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरा उससे लगाव होता है। आप समझिए कि हम कुत्ते से लगाव करते हैं, बकरी से नहीं करते हैं, और ये मुर्गे से नहीं करते हैं, चिकन से नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो चीज़ है, जो अंतर पैदा हो रहा है कि हमने एक जानवर को प्रेम किया, दूसरे को हम खा लिए, इसको बोलते हैं प्रजातिवाद। क्या बोलते हैं? प्रजातिवाद, स्पीसीज़म। क्या बोलते हैं इसको? स्पीसीज़म। और इसका उल्टा होता है एंटी स्पीसीज़म। जिस दिन आपके अंदर ये भाव पैदा हो गया कि अगर मैं कुत्ते को मानता हूँ तो मैं कबूतर को मानूंगा, मैं लोमड़ी को मानूंगा, मैं गाय को ही प्रेम करूंगा, मैं मुर्गे को प्रेम करूंगा, मैं अंडे नहीं खाऊंगा क्योंकि उससे मादा को कष्ट होता है। ये भाव पैदा हो गया, समझिए आप एंटी स्पीसिस्ट हो गए उस दिन। मतलब आप प्रजातिवाद को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि एंड स्पीसिज़म, प्रजातिवाद को खत्म करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी के लिए, तालियां। आप लोग जाते, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोगों ने आया सही। तो ये बात क्लियर हो गई ना? चलिए, अब मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैंने खुद से ही निकाले हैं गूगल से, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो हम मांसाहार की तीव्रता को बढ़ाते जा रहे हैं, हालांकि मांसाहार की जो प्रथा है वो विदेशों से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो बेहतरीन डॉक्टर होते हैं वो अमेरिका से और जगहों से पढ़कर मान लीजिए आते हैं। तो वहाँ पर संस्कृति किस चीज़ की? वो ठंडा प्रदेश है, संस्कृति वहाँ पर खान पान की रही है, मांस खाने की, भक्ष की। तो वहाँ से जो डॉक्टर सीख के आते हैं वो यहाँ के लोगों को बताते हैं। तो डॉक्टरों में एक फैशन है कि भाई तू मांस खाया कर, तब तू स्वस्थ रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली में अगर सही से उस पर रिसर्च किया जाए तो मांस हमारे लिए हानिकारक है। तो डॉक्टरों का जो ये बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाना था, इसी वजह से कई शाकाहारी भी मांसाहारी में तब्दील हो गए। और अब भारत का आज ये आलम है कि 72% लोग मांसाहारी हो गए हैं। उसके पीछे का एक और कारण है, जो बच्चा बचपन से बहुत कंपैशनेट रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा भावुक रहा है, जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर भावना, दया की भाव रही है, वो बच्चा भी देखता है कि जब मोबाइल उठाता तो क्या पाता है, वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है तो जोमेटो आ गया प्रचार में, दिखाया जाता है कि एकदम पैकेज्ड मीट, पैकेज्ड रेड मीट, मुर्गे का मांस और लजीज दिखाया जाता है। उसमें ये जो उसके पीछे की जो क्रूरता है, जो उसके पीछे की दहशत है, जो उसके पीछे का खून खराब है, वो छिपा दिया जाता है और पैकेज्ड फ्रेश मीट आपके पास दिखाया जाता है। लीजिए, ऑर्डर करिए, बस क्लिक करिए, आपके घर तक हम मांस पहुंचाएंगे, ताज़ा, डिलीशियस, जायकेदार। तो आपको लगता है कि जैसे सब्जी वैसे ही इसको खा लेते हैं। तो वो जो आप एक पैकेट मंगाते हैं, कभी आप उसका डोमिनियन जैसे बहुत सारे आपके पास फिल्म आते हैं, बड़े बड़े फिल्म हैं जिनको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री देखें तो पता चलेगा कि किस तरीके से उनका वध किया जाता है, कैसे चमड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया जाता है।
मतलब कृत्रिम गर्भाधान उसको किया जाता है। बहुत ही क्रूर प्रक्रिया है, निहायत ही गंदी प्रक्रिया है। अगर आप देखेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये जो आप क्लिक करते, ये सब चीज़ें हैं कि आपको एकदम आसान तरीके से वो सब चीज़ मुहैया करा दिया जाता है ऐप के माध्यम से, और डॉक्टर्स बोल देते हैं। तो ऐसे जो विदेशों से सीख कर आते हैं भारत में प्रचार कर देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और हम लोग फैशन परस्ती की वजह से शाकाहार को छोड़ करके मांसाहार को अपना रहे हैं, जबकि हर बच्चा पैदाइशी दयावान होता है। ठीक है, अब कुछ रिपोर्ट्स मैं पढ़ना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब ये समझिए कि मांसाहार से प्रकृति का कितना विनाश हो रहा है। मैं बताऊँगा आप लोगों को, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। केवल 1 kg बीफ झुंड, जैसे कि 1 kg बीफ मतलब भेड़, बकरी, ऐसे चीज़ों का, और चौपाया जानवर जैसे गाय, भैंस, इन सब चीज़ों का 1 kg अगर आप मांस का उत्पादन करते हैं तो 326 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है ज़मीन की। मतलब 16 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा अप्रॉक्स, उतने ज़मीन में आप 1 kg मांस पैदा करते हैं। कैसे? क्योंकि उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, बड़े करेंगे, और मक्का, ज्वार, बाजरा उनको खिलाएंगे। फिर और भी तमाम चीज़ें होती हैं। उनके चमड़ी का भी जब वो लेदर बनता है, उसको नहलाने में, धुलवाने में, आर्सेनिक को सफाई करने में बहुत सारा पानी और खेत जगह भी जाता है। तो 326 वर्ग मीटर में आप बहुत ज़्यादा अन्न पैदा कर सकते थे, जो कि आपने सिर्फ 1 kg मांस ही पैदा करा, और अन्न को बर्बाद करने की कीमत पे। तो ये तो रहा कि आपने 1 kg जो आपने बीफ पैदा किया, जो झुंड है, उसमें आपने 16 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा धरती बर्बाद कर दी। वो ऑक्युपाइड कर लिया गया है पशु खेती के लिए। और एक बात और कि 1 kg पोल्ट्री में आपको पता होगा चिकन का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो चिकन के उत्पादन में 12 वर्ग मीटर, 1 kg पोल्ट्री का मांस तैयार करने में कितना होता है? 12 वर्ग मीटर, यानी 3.5 मीटर लंबा और 3.5 मीटर अप्रॉक्स चौड़ा। सर समझ रहे हैं ना? 3.5 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। ठीक है, की आवश्यकता होती है। तो आप समझिए कि हम अगर चिकन भी खाते हैं 1 किलो, तो 3.5 मीटर कितना होता होगा? आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। मान लीजिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा, तो इतना लंबा जो है जगह बर्बाद हो गया 1 kg पैदा करने में। ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्री फार्म में जो होता है वहाँ से, क्योंकि हम लोग और जगह से तो लोग खाते हैं ना, सिर्फ गांव से तो नहीं, पूरे विश्व की और भारत की बात करें तो ये डेटा लिया गया है। अब ये तो रहा धरती की बर्बादी, जितना हम स्पेस ऑक्युपाइड किए हुए हैं मांसाहार की वजह से। अब बात करते हैं जल का कितना दोहन करते हैं इस मांस इंडस्ट्री में। ठीक है, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1 kg मांस का उत्पादन करने के लिए लगभग 20,940 लीटर जल, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितना? 20,940 लीटर। जबकि 1 किलोग्राम गेहूं के उत्पादन में सिर्फ 503 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं? 20,940 लीटर 1 kg मांस पैदा करने में हो रहा है, और वही दूसरी तरफ 1 किलो गेहूं उत्पादन करने में सिर्फ 503 लीटर पानी लग रहा है। मतलब कि 40 गुना ज़्यादा पानी लग रहा है 1 किलो मांस पैदा करना में, जबकि 1 किलो हम गेहूं 503 लीटर में पैदा कर दे रहे हैं। तो यानी कि अब समझिए 1 kg मांस में कितने लोग खाएंगे? जो मांसाहारी हैं वो बताएं, 1 kg मांस में कितने लोग खाते हैं भैया? कितने लोग? 4-5 लोग? चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग खाते हैं पता भी नहीं है। 4 से 5 लोग खाते हैं। ठीक है, 1 kg गेहूँ कितने लोग खाते होंगे? हाँ नहीं, लेकिन 1 kg में कितने लोग खाते हैं? 4-5 लोग, वही पूछ रहा हूँ, 4-5 लोग खाते हैं ना। तो 1 kg अगर आपके पास 2 चॉइस हो, आपके पास रोटी खा के जीना हो, एक मांस खा के जीना हो, तो 1 किलो में 4 लोग खा लेंगे, 1 किलो मांस में 4 लोग वो बराबर खाएंगे। लेकिन आपने क्या करा कि 1 kg गेहूं में आपको सिर्फ 503 लीटर पानी लगा है, जबकि 1 kg मांस जो आप खाते हैं आप 20,940 लीटर पानी बर्बाद करके खाते हैं। तो आप जो बोलते हैं कि मैं तो मांस तो खा लेता हूँ, लेकिन मैं पर्यावरण को बड़ा ध्यान देता हूँ, तो आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि जो आप मांस खाते हैं और आप अपने को पर्यावरणविद बोलते हैं, तो ये तो बहुत ही अलग चीज़ है कि आप कहने को तो पर्यावरण के प्रेमी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो काम कर रहे हैं उससे पर्यावरण का असंतुलन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा उसके लिए।
ये हमने बता दिया पानी के बारे में। अब कंपैरिजन करते हैं कि शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी परिवारों में कितना खपत होता है पानी का। मैं बता दूं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए प्रतिदिन 1137 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, सिर्फ 1137 लीटर, जबकि मांसाहार के लिए प्रतिदिन 15,160 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यानी 13.5-14 गुना के आसपास। अगर मांसाहारी परिवार है वो सेम अमाउंट में वो चीज़ें ले रहा है जो एक शाकाहारी परिवार भी ले रहा है अपना पेट भरण पोषण करने के लिए, तो आप सीधे उसका 13 से 14 गुना पानी भी बर्बाद कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हम ये पाते हैं कि शाकाहार जो होता है इको फ्रेंडली है और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बरकरार भी रखता है। मांसाहार में हम मांस बिना प्रकृति के दोहन किए प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस जानवर को पालते हैं उसके लिए लैंड चाहिए, जगह चाहिए और उसको बहुत सारा पानी चाहिए, साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा चारा खिलाना पड़ेगा। और उस जानवर की बात हो रही जिसको हमने जबरन पैदा कराया है, प्राकृतिक तरीके से नहीं पैदा हुआ, इसको हम आर्टिफिशियली पैदा किया, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया गया है, कृत्रिम गर्भाधान करके उसको पैदा किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब अगला जो डेटा है उसके बारे में बता देना चाहूँगा कि 1 केजी चिकन यानी मुर्गे का मांस, ठीक है, उसको पैदा करने के लिए 3 केजी अनाज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और 1 केजी सूअर का मांस पैदा करने के लिए हमें 8 केजी अनाज की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा गया सभी लोगों से, बीफ किसे कहते हैं? हाँ, बात है। देखिए, बीफ में आता है भैंस और गाय का मांस। किसका? भैंस और गाय का मांस। आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस देश में गाय को गौ माता यानी माता का दर्जा दिया जाता है, उस देश में सबसे ज़्यादा गायें हैं, भैंस हैं, और यहाँ की जो गाय भैंसें हैं बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, उनका निर्यात किया जाता है। और ये भी मान के चलिए कि भारत 1.5 सालों से टॉप पे हो गया है मांस के निर्यात में, वही बीफ के निर्यात में भारत टॉप पे है। गाय भैंसों के निर्यात में भारत टॉप पे पहुंच गया है। हालांकि दुर्दशा तो भी गायों की कम ही है। भैंस की बात कीजिए, सबसे ज़्यादा दूध किसका पिया जाता है? भैंस का, क्योंकि 30% हम गाय का दूध पीते हैं और 70% भैंस का पीते हैं। तो जो भैंसें होती हैं, आप देखे होंगे कि सांड मतलब जो नर बछड़ा होता है वो तो आपको दिख जाता है गाँव में, कभी कभी खेतों में। कभी आपने भैंसा देखा है? आपने सोचा कि भैंसा कहाँ चला जाता है? आपने सोचा कि भैंसा कहाँ चला जाता है? वो स्लॉटर हाउस जाता है। वो तो बचता ही नहीं, वो तो तुरंत कटा। उसको स्लॉटर हाउस क्या होता है? स्लॉटर हाउस उसके लिए है, सरकार लीगल कर दिया उसको कटना। हालांकि कहीं कहीं गाय को काटना इलीगल है, लेकिन भैंस को तो काटना लीगल है। किसी तरीके से मारिए उसको, जिसका दूध पीते वो कटने जाता है। हम जिसका दूध पीते हैं वही कटने जाता है, समझ रहे हैं ना? तो उसकी इतनी संख्या बढ़ी, 142 करोड़ की आबादी में हमको इतने सारे गाय भैंसे चाहिए, आर्टिफिशियल उनको बढ़ाना है। तो इस तरीके से होता रहता है। तो हमने क्या बताया कि 1 केजी जो हम बीफ पैदा करते हैं उसके लिए 20 केजी अनाज खिलाया जाता है। 1 केजी जो आप गाय या भैंस का मांस पैदा करते हैं उसके लिए आपको 20 किलोग्राम अन्न लगा। यानी 1 केजी अगर भैंसे का मांस में लोग खाना चाहें तो 5 लोग खा सकते हैं मान लीजिए, तो 20 किलो अनाज में कितने लोग खाएंगे? सीधे 100 लोग। यानी यहाँ सिर्फ 5 लोग खा रहे हैं और 100 लोग वहाँ पर खा रहे हैं। मतलब कि हमने 100 लोगों का चारा खिला करके सिर्फ 5 लोगों का चारा पैदा किया, मतलब भोजन पैदा किया। समय भी लगाया, जगह भी लगाया, और अगर उसका चाम कहीं अगर चला गया मार्केट में उसका लेदर बनने, तो आर्सेनिक की वजह से वो इतना दूषित हो जाता है कि नदियों को गंदा कर देता है। तो वहाँ के जो गरीब लोग बस्तियों में रहते हैं उनको चर्म रोग, जैसे उनको कैंसर रोग हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। ये आंकड़े थोड़ा सा लग रहे होंगे ना कुछ अलग तरीके के। अब हम इसका एक निष्कर्ष निकालते हैं। इसका हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष, थोड़ा सा अपने तरीके से। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ये बताया जाता है कि जब भारत सहित पूरे विश्व में पेयजल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है कि नहीं? पानी, राजस्थान में जाइए, पानी की बहुत किल्लत होती है। हमारे यहाँ तो अगर समरसेबल ऑन कर दे तो लगातार पानी बहता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, बहुत पानी बर्बाद होता है। लेकिन कहीं कहीं पानी के 2 बूंद के लोग तरस जाते हैं, और ये समस्या पूरे विश्व में हो रही है। और आप यकीन मानिए कि जो आप मांस को बढ़ावा देते हैं, मांस उद्योग को, वो सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद करता है।
दुनिया का आप कोई भी खेती कर लीजिए, उतना पानी उससे बर्बाद नहीं होगा जितना आप मांस उद्योग में बर्बाद करते हैं। अब समझिए कि कितनी गंभीर समस्या है, जबकि पूरे भारत सहित पूरे विश्व में पेयजल संकट, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि वैश्विक तापन, क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग को? वैश्विक तापन, जो इतना जो गर्मी बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी का जो तापमान कितना है पता है? सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है सामान्य से 1880 के बाद से। अगर जिस रफ्तार से हम मांस का सेवन करते हैं, ये जो इंडस्ट्री चल रखी है मीट इंडस्ट्री, अगर ये चलती रही तो समझ लीजिए कि 3 से 4-5 सालों में ये जो तापमान है पूरे विश्व का, धरती का, वो 1.15 डिग्री से बढ़ करके 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। और जिस दिन ये तापमान सामान्य से बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उस दिन तबाही पक्की है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है ना वो पिघलने लगेंगे, हिमखंड पिघलेंगे और सारे जगह समूची सैदुपुर में भी बाढ़ आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हिमखंड में पानी है कि पूरे विश्व को वो आच्छादित कर लेगा, घेर लेगा और बाढ़ में सब लोग डूब जाएंगे। इतना हिमखंडों में पानी भरा है। आपको तो पता भी होगा 2/3 हिस्सा समंदर से घिरा है। हिमखंडों में बहुत ज़्यादा पानी होती है। तो ये बेसिक्स हैं, और ये समझिए कि अगर इस रफ्तार से अगर हम चल रहे नहीं चेते तो विनाश तो बहुत कलयुग का अंत नहीं, ये तो 4-5 साल में अंत हो सकता है। तो अगर हम जैसे एक्टिविस्ट आकर के इसको नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? क्योंकि हमें जीना भी 70 साल है ना। मान लीजिए 32 का मैं हूँ तो मैं और ज़्यादा कम ही जीऊँगा आप लोगों से, तो 38 साल जीऊँगा, ठीक है। पहले मर गया तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि फिर भी क्या हो रहा है कि हम 70% खेती, अब समझिएगा कि हमने क्या बताया, ये वैश्विक तापन और जल संकट के बारे में बता दिया, ठीक है। अब समझिए जो खेती करते हैं, जो पशु खेती होती है, पशु खेती में क्या क्या होता है? पशुओं के लिए रखना, पशुओं का रख रखाव, उनके चमड़े का उद्योग करना, फिर उनके लिए ज्वार, मक्का और बाजरा की खेती करना और उनको खिलाना। तो पशुओं की जो खेती होती है, जिस लैंड पे हम खेती करते हैं, उसका 70% हिस्सा हम जानवरों के लिए ऑक्युपाइड करते हैं, उनके लिए हम बचा के रखते हैं। मात्र 30% खेती हम 8 बिलियन लोगों के लिए करते हैं, मतलब 800 करोड़। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 800 करोड़। पूरे विश्व में सिर्फ 30% खेती हम इंसानों के लिए होती है, और 70% खेती हम किसके लिए करते हैं? जानवरों के लिए। ये ऑथेंटिक चीज़ है, समझ रहे हैं ना? आप लोग गूगल करिएगा यहाँ से निकलने के बाद, घर जाकर देखिए, जो भी चीज़ें हैं नोट करके जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो ये क्या हो रहा है पता है? जबकि ये बताया जाता है कि भूखमरी हो रही है हम लोगों के यहाँ, फिर भी हम उतना कर रहे हैं। जिस ज़मीन पर और भी फसल उगाया जा सकता था वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जानवरों के लिए खेती हो रही है। और कौन कर रहा है? बड़े बड़े माफिया जो ये इंडस्ट्री चला रखे हैं। हम खरीदेंगे ही नहीं तो वह कहाँ से पनपेंगे? अब आगे बढ़िए। जहाँ तक ये बात समझ में आती है कि जंगल, पानी, अनाज, इन तीनों की बर्बादी के साथ साथ तो हम क्या क्या कर रहे हैं। और जो जानवर की खेती हो रही है उसमें जानते हैं क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं। आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? एनीवन जो बता सके? ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? वो गैसें जिनकी वजह से इतनी गर्मी पड़ती है। कौन कौन गैसें हो सकती भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, क्या बात है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एंड मीथेन CH4 इत्यादि। हाँ, मीथेन। तो ये ऐसे गैसें हैं जो सिर्फ जानवरों से ज़्यादा निकलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम हमारे पूरे विश्व का है, जो यातायात प्रणाली जो सिस्टम हम लोगों का है, उससे कहीं ज़्यादा जो ये जो ग्रीन हाउस गैसें कहाँ से निकलती हैं? जानवरों की खेती से निकलती हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जो प्रलय का जो माहौल बन रहा है ना, ये कैसे बन रहा है? जानवरों की खेती से, एनिमल फार्मिंग से बन रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? तो आप लोग इस आंकड़े को अपने मन में आने दीजिए, भागी मत सोचिए कि कैसे हो रहा है। मतलब ये मैं बता के छोड़ना नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूँ उसको अनुभव करिए। ये चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ कागजी नहीं है, ये आप इमेजिन करिए कि पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। मतलब हम कितनी मूर्खता में जी रहे हैं। बोलते हैं कि हम मांस नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगे। अरे कैसे बढ़ जाएंगे? हम उनको बढ़ा रहे हैं। किस लिए? खाने के लिए।
हम बढ़ाते ही हैं खाने के लिए, हम चारा देते हैं कि वो बड़े हों, हम खाएं, और आपको ये पता ही नहीं चलता है कितना ज़्यादा अन्न, कितना ज़्यादा पानी, कितना ज़्यादा हम गैसें बढ़ा रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। कितना ज़्यादा अन्न बर्बाद करते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, लैंड भूमि बर्बाद करते हैं, और गैसें तो अलग से निकाल ही रहे हैं। बीमारियाँ जो इसका जो निकलता है किस रूप में, जब इसके ऑक्सीटोसिन की मात्रा किसी गाय भैंस को दी जाती है, या फिर किसी मुर्गे को वो कोई इंजेक्शन देकर जल्दी ग्रो कर दिया जाता है, आपके अंदर डायबिटीज़ बढ़ाता है, कोई मांस तो कैंसर का कारक बन जाता है। और जिस कानपुर जैसे एरिया में जहाँ पर बहुत बड़ा आपका चर्म का वो चमड़े का जो उद्योग है, चर्म उद्योग है, चमड़े के उद्योग सबसे ज़्यादा अगर आपके कानपुर में है, तो वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को 90% लोगों को कैंसर डिजीज़ हो रहा है, स्किन डिजीज़। सिर्फ किस लिए कि वो आर्सेनिक से उसकी फिनिशिंग करते हैं उस चमड़े की, और वो इतना खतरनाक जहर होता है कि जो पानी में घुलता है ना, तो आदमी सबसे खतरनाक जहर होता है, वो शरीर में जा कर के वो कैंसर का कारक बनता है। ये बेसिक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी कोई पूछेगा तो आप लोग उनको बता सकते हैं, और एक वैज्ञानिक तरीके से समझा सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, जितनी सारी बातें बताई गई थी। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं ना, थोड़ा सा बस पूछना पड़ेगा। और देखिए, ये तो बात हो गई। अब समझिए कि हमने वैज्ञानिक दृष्टि से ये देख लिया कि ये जो पशु उद्योग है, ये जो मांस का जो खेती है, ये जो मांस का हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं, मतलब जो मांसाहारी बनते जा रहे हैं, जो भोग कर रहे हैं, उससे कितना प्रकृति का विनाश हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, मतलब किस तरीके पे, एथिकल वे ऑफ लिविंग। मतलब क्या होता है, जीने के नैतिक तरीके के रूप में। आपको जानवर, अगर आप साइंटिफिक हैं तो आप सोचें, अगर मान लीजिए आप अपने को विद्वान बोलते हैं विज्ञान का, तो आप कहें कि इतने सारे तथ्य जानने के बाद भैया मैं तो ना खाऊं, क्योंकि मैं एक सिविलाइज्ड, एक अच्छा व्यक्ति हूं, और मैं चाहूँगा कि पर्यावरण को दूषित ना करूं, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। मैंने ये समझ लिया कि मांस खाने से ऐसा बर्बादी, प्राकृतिक विनाश हो रहा है। ठीक है, तो अब ये दूसरा तरह का व्यक्ति है जो इसलिए बदलता है कि एथिकल वे से, वो एथिक्स की वजह से बदल रहा है, नैतिकता के, मौलिकता की वजह से बदल रहा है। वो कैसे बदलेगा मैं बताता हूँ कि ये जो प्रचलित क्रूर प्रक्रियाएं हैं, क्या हैं प्रचलित क्रूर प्रक्रियाएं, सुनिए भैया ध्यान से। ये तो पता चल गया आप लोगों को ना कि हमें मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, ये वैज्ञानिक तरीके से और पर्यावरण के हित के परिप्रेक्ष्य में। अब आप समझिए कि एथिक्स क्या कहता है, हमारी नैतिकता, मौलिकता क्या कहती है, और कितनी ये जो प्रचलित क्रूर प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से जो इंडस्ट्री पनप रही है, वहाँ कैसे पशुओं को बढ़ाया जाता है और कैसे काटा जाता है, कैसे उनके चाम निकाले जाते हैं, और कितनी संख्या में निकाले जाते हैं, ये भी समझिएगा। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किस जानवर, चाहे किस पक्षी को हम लोग मार कर खाते हैं? हालांकि मछलियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि मछलियों में देखा जाए तो हमारी आबादी कितनी है मनुष्यों की, पूरे विश्व की, नहीं पूरे विश्व की 142 तो भारत की है भाई, 142 करोड़ से ऊपर तो भारत की हो गई। तो चाइना से आगे हम लोग पछाड़ गई, 5-6-7 महीना पहले ही चाइना को हम लोग पछाड़ दिया है। अब समझिएगा 8 बिलियन जो जनसंख्या है पूरे विश्व में है, मतलब 800 करोड़, और 800 करोड़ से ज़्यादा मछलियाँ हम डेली खाते हैं। इतनी ज़्यादा फिशिंग होती है, और जिस हिसाब से फिशिंग होती है, ये कहाँ से आता है, समंदर से आता है। और समंदर में बहुत सारी छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं, ऑक्टोपस होते हैं, और भी छोटे छोटे जीव होते हैं। जब उनकी फिशिंग की जाती है तो वो सारे जीव भी साथ में चले आते हैं, और वो ऐसे जीव होते हैं जो कि वहाँ की वनस्पतियों को बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है खराब हो जाता है, और वहाँ से जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2/3 हिस्सा जो समंदर का है वो क्या है, जल से घिरा है। पता है कि 2/3 हिस्सा जल ही है पृथ्वी पर। तो वहाँ से कितना हमें ऑक्सीजन मिलता है, 51%। आप सोचेंगे वहाँ से यार हमको मिल रहा ऑक्सीजन, तो वहाँ का फिशिंग करने से हमको इतना नुकसान भी हो रहा है। इसको घर जाके पढ़िएगा आप लोग, नुकसान कर इतना ज़्यादा फिशिंग करने से। और इस तरीके से चलता रहा तो वो समंदर का भी हम तबाही कर देंगे, मतलब वो भी किसी योग्य नहीं रह जाएगा फिर। तो हम बताते हैं आपको कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन सी प्रजाति है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन सी प्रजाति है मैं बता दूं आप लोगों को कि वो है मुर्गे।
कौन है? मुर्गे। और मुर्गों में कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग एक देसी देखते होंगे, हल्का सा रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है, वो आप लोग गांव घर में देखा होगा। और जो बाज़ारों में बिकता है ज़्यादातर क्या बिकता है? वो ब्रॉयलर, मतलब सफ़ेद, देखा ना, सफ़ेद मुर्गा बिक रहा है, सफ़ेद मुर्गा, उसका लोग मांस खा रहे हैं। आप लोग जो खाते हैं ना सफ़ेद मुर्गा ले जाते हैं ना, तो वो विदेशी प्रजाति ब्रॉयलर, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। तो वो सबसे ज़्यादा शोषित प्रजाति होती है। और सोचिए कि क्या होता है, वो जो ब्रॉयलर होता है ना, कितने साल जीता है? आपको पता होना चाहिए ना, नहीं खाते हैं बस। सुनिए, वो जीता है 12 साल। वो कितने साल जीता है? 12 साल। उसकी आयु होती है 12 साल, लेकिन जानते कब मर जाता है वो? और हम उसको मारते कब है पता है? 1.5 महीने की उम्र में उसको मार देते हैं। जो आप खाते हैं ब्रॉयलर, वो सिर्फ 1.5 महीने का बच्चा होता है, यानी कि सिर्फ 6 हफ्ते का बच्चा आप खा रहे हैं। कैसे बढ़ता है इतना तेज़ी से? एक तो इंजेक्शन दिए जाते हैं, दूसरा क्या होता है कि उनका जो जिस फॉर्म में उनको रखा जाता है हमेशा लाइट ऑन रहती है। और जाहिर सी बात है कि जब चकाचौंध वाली रोशनी होती है ना, तो कोई जानवर सो नहीं पाता है। वो पक्षियाँ तो और नहीं सो पाती, उनका नेचर है कि वो अंधेरे में सोएंगे, तो वो सो नहीं पाती। उसके सामने चारा रहता है, वो क्या करेगी? वो तो भाई योगी तो है नहीं कि बस ध्यान करेगी, वो लगातार वो खाती है, उसको सोना नहीं, सिर्फ खाना है, सिर्फ वो कभी सो नहीं पाती, वो खाती है। और खाने में क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं और तुरंत ग्रो हो जाती है। शरीर तो मांस तो भर गया, लेकिन हड्डियां नहीं बड़ा हो पाती हैं, हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, कोई कुपोषित हो जाती हैं, तो कभी अपना भार भी नहीं वो सही से वहन कर पाती हैं। तो उनका जीवन इतना नारकी होता है कि वो परेशान रहती है बेचारी। फिर उनको अंतिम में कट जाना होता है। 2 दिन धूप में रहती हैं, पता चला उसमें बिना भूख प्यास की तड़प रही, फिर अंतिम में कटना तो है ही। उससे बुरा प्रभाव उनका 1.5 महीने तक लगातार उनको भोगना पड़ता है। तो 12 साल न जी करके 1.5 महीने उनको हमें मार देना होता है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो चीज़ होता है, हम लोग हर दिन प्रतिदिन, इंसान प्रतिदिन 19 से लेकर के 20 करोड़ इन ब्रॉयलर को मार के खा जाता है रोज़। 19 से 20 करोड़ ब्रॉयलर रोज़ खा जाते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि अंडे क्या होते हैं? शाकाहारी। शाकाहार का अर्थ क्या होता है? जो साग से पौधों से पैदा होता है। लेकिन अंडा किस पौधे पैदा होता है? क्या वो पौधा मुर्गी रूपी पौधा है? क्या वो पौधा मुर्गी रूपी पौधा है जिस पर ये अंडा पैदा होता है? नहीं ना। तो अगर हम कुछ ना समझे तो इतना तो मान सकते हो ना कि अंडा क्या है? अंडा एक एनिमल प्रोडक्ट है, एक पक्षी का वो प्रोडक्ट है। अगर आप ये मानो कि अनफर्टिलाइज्ड एग आप खाते हैं, तो आप समझिए कि आप वो, जैसे महिलाओं में एक मासिक धर्म होता है, वैसे मुर्गियों का हर दिन का मासिक धर्म होता है। वो अंडा वही होता है उनका। अनफर्टिलाइज्ड लग गया तो आप उसको खा गए, उसको फर्टिलाइज होने नहीं तो उससे पहले आप खा के बोलते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड। दूसरी बात, मान लीजिए कि अंडे में जान नहीं है, फिर भी आप कल्पना कीजिए उस मादा की जिससे हर रोज़ अंडे कराए जाते हैं। 300 अंडे दिए जाते हैं उससे हर साल, 300-350, जबकि वो सिर्फ 12 अंडे देने के लिए बनी होती हर साल में। उसके अंडे को चुरा दिया, ये कर दिया, उसको ऐसा हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसका कि हर साल 1 अंडा देता है। और उस मादा, जो मादा 12 साल जीनी चाहिए, वो 1 साल में उसकी आंतें बाहर निकल जाती हैं सिर्फ उसको लगातार अंडे देते देते। जिस एग इंडस्ट्री में, जिस अंडे उद्योग में ये होता है, उस मादा का अंडा खाते खाते आप उस मादा को ही मार देते हैं। वो कमज़ोर हो जाती है, कुपोषित हो जाती है, फिर मर जाती है, कुपोषित होकर मर जाती है। और यही नहीं, जब उस उद्योग ने, जिस अंडे उद्योग ने ये काम करा है, वो करता क्या है कि जो अंडा लगता है कि ये फर्टिलाइज्ड होगा, जैसे कि कभी कभी उसको कंटेनर में रखा जाता है ठंडे वालों में, कभी कभी ये होता है कि उसमें से चूजे निकल जाते हैं। अगर कहीं नर चूजा निकल गया, 1 दिन का बच्चा अगर निकल गया, नर चूजा निकल गया, तो ये माना जाता है कि हर साल 2 करोड़ चूजे, क्योंकि वो अंडा इंडस्ट्री अलग है और ये पोल्ट्री इंडस्ट्री अलग है। वो जल्दी इनको बेचेंगे नहीं, उनका काम ये है कि अब इनको रखने का जगह नहीं है नर चूज़ों को, तो सीधे उनको मारो। तो क्या करते हैं कि मारने का तरीका देखिए, 2 करोड़ चूज़ों को हर साल ग्राइंड करके
पीस दिया जाएगा, या फिर उनको पॉलीथीन में दम घोट दिया जाएगा, या फिर बहा दिया जाएगा, या फिर जला दिया जाता है बहुत ज़्यादा संख्या में, क्योंकि उनको मुनाफा देखना है ना भाई, वो तो माफिया बैठे वहाँ पर। तो बात करते हैं लोग भेड़ बकरियों की, ठीक है, ये तो अंडे की बात हो गई। भेड़ बकरियों में हम बात करें तो आपको ये समझना होगा कि करीब हर साल 200 से 250 करोड़ भेड़ बकरियां हम लोग कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली क्या करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, पैदा करते हैं, जिनमें हर साल 90 से 100 करोड़ मारकर खा जाते हैं। हालांकि यहाँ पे लोग बकरियाँ नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत लोग ज़्यादा बकरियाँ खाते हैं, हर देश में यहाँ भी लोग खाते हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए, जो नहीं खाता है वो भी क्या कर रहा है कि धर्म के नाम पर, कभी कुर्बानी कभी बलि के नाम पर, जिन जिन धर्मों में अहिंसा की बात कही गई है कि अहिंसा परमो धर्म है, जहाँ पर करुणा, प्रेम और ये अहिंसा ही परम धर्म है, वहाँ पर ये हिंसा कहाँ से आ गई? कुर्बानी कहाँ पर हो रही है, बलि कहाँ पर? कुर्बानी मुस्लिम संप्रदाय में, बलि हिंदू संप्रदाय में, हिंदू धर्म में। ये उन लोगों ने बनाया जिनको स्वाद की लोलुपता थी और जिनको मन था कि मैं कुछ खाऊं, तो भगवान के नाम पर कुछ भी अंड शंड बना दिया। ये है कुप्रथाएं। कौन सा ईश्वर है जो अपने बच्चों को मरते हुए देखना चाहता है? उसके बच्चे ही अपने भाइयों बहनों को मार रहे हैं, ये ईश्वर नहीं चाहता है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि जो भेड़ बकरियां 15 से 20 साल जीती हैं, उनको हम लोग सिर्फ 1.5 साल में ही मार डालते हैं। ये भेड़ बकरियां जो फैक्ट्री फार्म में होती है सिर्फ 1.5 साल में मर जाती है। जिनको जीना होता है 15 से 20 साल, 15 से 20 वर्ष इनको जीना होता है, ये पहले ही मर जाती है। सूअर के बारे में पता होगा आप लोगों को। सूअर यहाँ पर लोग कम खाते हैं और संप्रदायों में भी लोग कम खाते हैं, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। सूअर का भी बहुत बड़ा उद्योग है, और सूअर को ये मान के चलिए कि बराह अवतार भगवान ने जब लिया था तो उन्होंने क्या बताया था कि ये भी हमारा अंश है, आप प्रजातिवाद ना करें कि सूअर है तो उससे हम घृणा करेंगे या इसको हम मार डालेंगे। सूअर एक ऐसी प्रजाति जो गंदगियाँ साफ करती है, पर्यावरण को बचाने में मदद करती हैं। और एक बात और जानिए कि जो 8 साल के बच्चे होते हैं जो इंसानों के, वैसा दिमाग और वैसी समझ होती है सूअर की प्रजाति का। वो इंसान की तरह ही सोचते हैं, बस 4 पैर है और चलते हैं, तो मुझे लगता है कि तो कुछ अलग है, भिन्न है। एक चीज़ और इसमें जोड़ देंगे कि 200 करोड़ हर साल इनको जबरन पैदा किया जाता है आर्टिफिशियली, और 100 करोड़ इनको मार दिया जाता है। और ये बताया गया है कि सूअर हर साल में सिर्फ 1 बार बच्चे देता है, चाहे जितने दे दे, साल में सिर्फ 1 बार बच्चे देता है। लेकिन हमने ऐसी उसकी ब्रीडिंग कर रखी है कि हर साल में 3 बार बच्चे पैदा करवाते हैं, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा। विज्ञान की देन है भाई, विज्ञान जो ना करा दे, विज्ञान का सदुपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें, बस उसका जो बागडोर हो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चल जाए जो विनाश ना करे, तब तो अच्छा है। चमड़े के बारे में बात करें, चमड़ा बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्यों इसके बारे में डिस्कशन होना है। चमड़ा अधिकतर किन किन जानवरों का निकलता है? भैंस का, गाय का भी, मगरमच्छ का भी निकलता है। मगरमच्छ चमड़े बहुत महंगे मिलते हैं, और मगरमच्छ की फार्मिंग की जाती है। उनको अपने तालाब में रखा जाता है, बड़ा किया जाता है, फिर उनको पकड़ करके मार दिया जाता है। गाय भैंस का भी चमड़ा बनता है, ठीक है, उनकी स्किन का भी। समझिए कि भारत चमड़ा उत्पादन में भी क्या है, टॉप पर है। भारत बीफ के एक्सपोर्ट में टॉप पर तो है ही, साथ ही साथ वो चमड़ा के प्रोडक्शन में भी टॉप पर है। और यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रयोग कौन कर रहा है? बाहरी देश प्रयोग कर रहे हैं। और ये गंदा काम करवा कौन रहा है पता है? बाहरी लोग करवाते हैं। यहाँ के माफिया को बाहरी लोग पैसा देते हैं, वो अपना काम करवाते हैं। 10,000 20,000 करोड़ मान लीजिए कोई कंपनी कमा भी लेगा, उसके एवज में जो स्किन डिजीज़ कैंसर हो रहा है उसमें 1 लाख करोड़ तो उन रोगियों का पैसा चला गया। तो आप मुनाफे में है कि भारत की जीडीपी आप बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? जनसंख्या जो है काम नहीं कर पाएगी, जिसको रोग हो जाएगा क्या काम करेगी वो? बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं।
10,000 करोड़ लेकर एक व्यक्ति बैठ जाता है, लेकिन जो 10 लाख का नुकसान होता है उसका कोई चिंता तो कर नहीं रहा 10 लाख करोड़ का। इस उद्योग में बहुत सारे लोग लगे होते हैं, चमड़े वाले में, और आर्सेनिक से जब इसका फिनिशिंग होता है चमड़े का बाद में, तो वो उस क्षेत्र के नदियों में जाता है, क्योंकि उतना सारा पानी कहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा ना, माध्यम सीवर के माध्यम से, इस माध्यम से जाएगा। जब नदियों में जाता है तो वहाँ की रहने वाली आबादी को स्किन डिजीज़ हो ही जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक जहर है, इससे हमें बचना चाहिए। और बाकी मैंने बता दिया कि समंदर का, मैंने बता दिया कि समंदर की इकोसिस्टम कितना ख़राब होता है मछलियों के फिशिंग करने में। और डेयरी इंडस्ट्री को मैं छोड़ रहा हूँ, इसके विषय में कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। आप सभी का पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सुना। और जैसा कि मैं प्रत्येक जिस भी विद्यालय में जाता हूँ, वहाँ पर जाने के बाद जब प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है तो अंत में हम लोग सभी बच्चों से राय लेते हैं शाकाहार और पर्यावरण पे, और ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि जो सेशन उन लोगों ने देखा सुना, कितना उनको उससे ज्ञान अर्जित हुआ, ठीक है, कितनी समझ सोच विकसित हुई है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों का शाकाहार और पर्यावरण पे क्या राय बना है। दूसरी बात और मैं ऐड कर दूं कि इस प्रोग्राम के बाद सर्टिफिकेट आप लोगों को 2-3 दिन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो क्या मैं सभी से इस विषय में बात कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया। शुरुआत करें, आप नाम बताएं और आप ये भी बताएं कि शाकाहार और पर्यावरण के विषय में क्या कह सकते हैं, सब कुछ बताइए सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मेरा गांव के लोग जो है कि हमारा कृष्णा के नाम से बुलाते हैं। और मैं एक सर्वाहारी हूं जो कि शाकाहारी भी करते हैं और मांसाहारी भी करते हैं, और अधिकतर से हम शाकाहारी करते हैं। कभी कभी को हमारा जो कि मांसाहारी भी हो जाता है। रेगुलरिटी तो हमारा होता नहीं है मांसाहारी, रेगुलरिटी तो हमारा यही होता है, शाकाहारी होता है। हमको मजबूरियाँ में खाने पड़ जाते हैं सब मांसाहारी। जो कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपको बड़ा ही आश्चर्यचकित लगी हो। आश्चर्यचकित तो हमको जो कि मांसाहारी जो मुर्गे सब करते रहते हैं, उनको देखने से कुछ तो दिल में कुछ दया मन से आ जाता है कि क्या सब उसके बदले में हम भी करते तो क्या ऐसे कुछ हम लोग होने लगता है दिल में कुछ, तो फिर मजबूरियाँ के हासिल हमको करना पड़ता है। उसके स्थान पे आप खुद को देखना चाहते हैं, रख के देखना चाहते हैं। ये जो साइंटिफिक चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ तथ्य मैंने बताए, उससे आप कुछ प्रभावित हुए हैं? जो कि आप सर कर थे कि अंडे एक शाकाहारी और मांसाहारी के रूप में आते हैं सर। हमारे कहने से मतलब कि जो दूध सर हम लोग खाते हैं, जो भैंस के और गाय से निकलता है, वो भी तो सर एक मांसाहारी है। हाँ, वो शाकाहारी में नहीं आता है सर। लोग बहुत हमने सर सुना है कि वो शाकाहारी में आता है और मांसाहारी में आता है। देखिए, शाकाहारी में तो नहीं आता है। पहले क्लियर कर लीजिए, आप सब लोग क्लियर कर लीजिए कि जो भी चीज़ प्लांट से प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी, प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है। और जो प्लांट से प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन, ठीक है। वेजिटेबल्स उससे निकलते हैं, जो खाते क्या बोलते हैं? वो वेजिटेरियन होते हैं। तो जो प्लांट होते हैं उससे क्या प्राप्त होता है? साग सब्जियाँ, और उसी को क्या बोलते हैं? शाकाहार। लेकिन गाय से, भैंस से दूध प्राप्त होता है तो शाकाहार तो नहीं हो गया, क्योंकि वो कोई पौधे से तो निकल नहीं रहा है। उसको क्या बोलेंगे? एनिमल प्रोडक्ट। उसके निर्माण में थोड़े से खून की भी आवश्यकता पड़ती है गाय की, ठीक है। तो उसको शाकाहार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यह सब तो कोई बात नहीं, जो कि हमने सुना था कि वो शाकाहारी में और मांसाहारी में आता है, तो इसीलिए हमको थोड़ा डाउट था। मांसाहार में ले सकते हैं लेकिन शाकाहार में नहीं। उसको एनिमल प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जान नहीं जा रही है, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट है। लेकिन आज आपको एक बात और बता दूं कि ये जो बीफ इंडस्ट्री पनप रही है, जो मांस का उद्योग बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण कौन है? ये डेयरी उद्योग वाले, क्योंकि उन्हीं ने इतना जनसंख्या बढ़ा रखा है दूध पी करके। दूध की डिमांड बढ़ गई, उनकी संख्या बढ़ गई, और वो बूढ़ी हो गई तो क्या हो गई? कटने चली गई। तो ये जो डिमांड बढ़ रही है दूध की, वो भी कटने का बहुत बड़ा कारण है जानवरों का। ठीक है। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, हम कुछ बोलना हो तो हम कुछ बता देंगे। धन्यवाद, तालियां इनके लिए भाई। तो हमारा नाम है सूरज कुमार। हमारा नाम है सूरज कुमार और हमारा गांव पड़ता है अर्जी खिरारपान। और हम
मतलब शाकाहार और पर्यावरण के हम बारे में कुछ बताएंगे। और जैसे सर आपने बोला कि मुर्गा जब कटता है तो कैसा फील होता है, मतलब तो हम भी मुर्गा पहले पालते थे, मतलब रखते थे और हमारे घर में काटते थे तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब एकदम रुवाने पड़ जाता था, हम रोने लगे थे वहीं पर तो और उसी दिन हम खाते भी नहीं थे वो, इसलिए। और मेरा नाम कुमारी माला भारती है। हम बेनतीरी से बिलोंग करते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जो सेमिनार रखा गया है जिसका टॉपिक है शाकाहार और पर्यावरण, हम ये तो दोनों हमारे लाइफ में बहुत अर्जेंट है, पर्यावरण और शाकाहार भी। तो सबसे पहले हम ये शाकाहार पर बोलना चाहेंगे कि तो पहली बात कि हम शाकाहारी हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं ये मांस वगैरह। और जहाँ तक कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हम ना खाते हैं तो कोई और भी ना खाए, क्योंकि इससे सर बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। आप चाहती हैं कि एक अवेयरनेस हो लोगों के बीच में, जागरूकता फैले। तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने सहपाठियों में, दोस्तों में बताती भी होंगी कि आप लोग ना खाएं क्योंकि इससे नुकसान है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप दया हो के भाव से ग्रसित होकर, मतलब कि जुड़ करके आप उनको समझाती हैं। सर, दया की तो भाव वो तो है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं से हम ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए जिस जानवर को हम खा रहे हैं, मान लीजिए मछली लेने गए तो मछली लेने से पहले तो हम उसका इलाज तो डॉक्टर से नहीं करवाते हैं कि इसको कोई बीमारी तो नहीं थी। अगर मान लीजिए अगर उसको कोई बीमारी थी, अगर उसको हम खाते हैं तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए और ज़्यादा सी बात है कि लोग कहते हैं कि अगर मेरे ना खाने से क्या होगा, मेरे सब खाते हैं घर वाले, तो हम यही कहेंगे कि अगर आप खुद को सुधरिए, अगर आप सुधरेंगे तो आपका परिवार भी सुधरेगा। अगर आपका परिवार सुधरेगा तो हमें लगता है कि आपका आसपास भी सुधरेगा। अगर आपका आसपास सुधरता है तो आपका पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। क्योंकि बदलाव खुद से होगी, है कि नहीं? हाँ, बदलाव खुद से होती है, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एक कहावत भी है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो अगर आप अपना सुधार कर लेते हैं तो वो एक चिंगारी होती है जो आग की तरफ ही फैल जाती है ना? हाँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जब आपके अंदर ये भाव आ ही गया है कि आप अवेयरनेस, ये जो आप जो प्रोग्राम करेंगी आगे, जागरूकता अभियान निकालेंगी, कम से कम यही है कि जितना सामर्थ्य है आपका बन पड़े 10, 20, 25 लोगों में संगोष्ठी करा करके आप कराएं तो और बेहतर है। क्योंकि बीइंग ए वेजिटेरियन आपका एक दायित्व और बनता है कि यू हैव टू गो टू योर नियरेस्ट प्लेसेस and aware so many people about vegetarianism and environment. Thank you so much. तो आपका क्या नाम है और बताइए कि आज के प्रोग्राम से आप क्या सीखी हैं? मेरा नाम नेहा पांडे है और मैं बचपन से शाकाहारी हूँ। और मुझे जो मतलब मांस वगैरह सब खाते, मेरे घर में भी लोग खाते, तो हमको मतलब बहुत ख़राब लगता है। हमको भी ऐसा लगता है कि मांस मतलब जानवरों को और मछलियों को अगर उसको मारेंगे, काटेंगे तो उनको भी दर्द होता है। तो मतलब ये भी दया का भाव उन लोगों में ही रहना चाहिए और करना चाहिए। आपके घर में लोग मांसाहारी हैं तो आप उनको कहती नहीं हैं सुधरने के लिए? कहते हैं वो लोग सुधरे तब ना। अच्छा, बात सही है, ठीक। तालियां भाई दीजिए। लेकिन प्रयास जारी रखना है, ठीक है? क्या नाम पड़ेगा आपका और क्या सीखा आपने? सर, मेरा नाम राशिका चौबे है और मैं इससे काफ़ी चीज़ सीखी हूँ। मैं बचपन से ही शाकाहारी रही हूँ और मेरे घर का भी इन्वायरमेंट ऐसा ही है, जीव के प्रति दया दिखाना। और मेरे हिसाब से किसी भी जीव का जान लेकर या फिर उसको कष्ट देकर खुद की संतुष्टि मिटाना, ये कहीं से भी दया का भाव नहीं है, चाहे वो जीव हो या मनुष्य हो। तो इससे एक तो पहली चीज़ कि हमारा ये जो पर्यावरण है वो काफ़ी ख़राब होता है, और दूसरी चीज़ ना इससे उस तरह का प्रोटीन हमारे शरीर में मिलता है जितना अच्छा हमें शुद्ध भोजन से मिलता है, मांस से, उतना अच्छा ना ये मिलता है, ना ही ये शरीर में अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। ना शरीर में डाइजेस्ट होता है, और जितना डाइजेस्ट होने में इसको टाइम लगता है वो काफ़ी टाइम लगता है, और मांस कभी भी ठीक तरीके से पकता नहीं है। और इसके लिए इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम दाल खाएँ, बहुत ज़्यादा, और हरी साग सब्जियाँ जो कि मांस से
हाँ, मान से ज़्यादा बेटर थोड़ा होता है। हाँ, और अच्छा हो। अच्छा होता है। बस इतना ही। थैंक यू। बहुत ही विशेष जानकारी दिया इन्होंने, ठीक है, जो छूट गया था वो इन्होंने बता दिया। तो क्या नाम पड़ेगा आपका और इस कार्यक्रम से क्या क्या फ़ायदे हुए आपको बताइए। मेरा नाम हार्दिका चौबे है और जैसा कि आपने बताया कि शाकाहार और पर्यावरण के बारे में, तो पहले तो मुझे ये पता चला कि जो हमारे पूरे विश्व में जो 8 करोड़ जनसंख्या है, 800 करोड़ जनसंख्या है, उसमें जो सिर्फ केवल 30% अनाज उगाए जाते हैं और 70% जो ये मांस वगैरह हैं इनका उत्पाद किया जाता है। तो ये कुछ मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए हालांकि, लेकिन सर अगर आपने एक चीज़ बोली थी कि हमें काफ़ी जगह चाहिए, लैंड चाहिए होती है उनको धोने के लिए, काटने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, तो सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो शाकाहारी लोग होते हैं, मतलब जो शाकाहार जो होते हैं, अगर आप देखें तो आपने कहा कि इसमें पानी वेस्ट होता है, मतलब कि अगर 4 गुना पानी वेस्ट अगर हम कहें तो 4 गुना पानी वेस्ट होता है। लेकिन हम शाकाहारी में देखें तो जैसे हम कुछ उगा रहे हैं, लेकिन जो उसमें जो हमारी वाटर है उसमें भी तो हम कुछ ना कुछ केमिकल डाल रहे हैं जिससे वो केमिकल हमारा वाटर को ख़राब कर रहा है। तो मतलब अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर जैसे हम पानी वहाँ वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे जल भी हमारा प्रदूषित कहीं ना कहीं से हो रहा है, हालांकि वो सही चीज़ के लिए हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं से वो हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है सर कि अगर आप कह रहे हैं कि शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, ठीक है हम हो जा रहे हैं, तो शुद्ध शाकाहारी मतलब क्या, हमें चावल दाल यही सब खाना चाहिए और यही उगाना चाहिए। उगाना मतलब क्या, हम फॉरेस्ट काटेंगे, जब फॉरेस्ट काटेंगे तो क्लाइमेट हमारा नुकसान होगा। बहुत अच्छा, रुक जाइए। देखिए गलत फहमी आपकी, मैंने क्या बोला कि 70% आप खेती ऑलरेडी ऑक्युपाइड आपने कर लिया है। लेकिन वो कहाँ से कर रहे हैं सर? आप कहाँ से, आप नहीं, वही कह, डिफॉरेस्टेशन, वही मैं भूल गया बताना आपको। डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण है मांस उद्योग। ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो जंगलों की कटाई हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है मांस उद्योग। अगर आप आज भी शाकाहार को प्रमोट करें तो ये जो ज़बरदस्ती उगाई हुई जनसंख्या है जानवरों की, ये अगर संतुलित हो जाए तो हमें इस लैंड की 70% की आवश्यकता नहीं होगी। और जो जंगल हमने काट रखे हैं, ये शाकाहारियों ने नहीं काटी, ये मांसाहारियों ने काटी, क्योंकि उस स्थान पर उन एनिमल्स को पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, उनका व्यापार किया जाता है। ये डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण ये मांस उद्योग ही है, कृषि नहीं है। अगर आज आप मांस खाना बंद कर देंगी तो 30% के स्थान पर अगर 10% एक्स्ट्रा, जो 70% है ना, तो 40% में 10% से एक्स्ट्रा करिए आप खेती, उससे पूरे विश्व की भुखमरी खत्म हो सकती है। और बच्चे जो 40% उस पर और भी पशु पक्षी आसानी से चल रेंग सकते हैं, अपना जीवन क्रम सही से ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन का यही चीज़ कि जितना जंगल हम काट रहे हैं वो सिर्फ जानवरों के लिए ही काटते जा रहे हैं। ये मिथ है कि आप खेती हमको ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि 70% जो खेती हो रही है, यानी कि जो 100 किलो अनाज, मैं छोटा यूनिट लेता हूँ, 100 किलो जो अनाज पैदा करते हैं, 30 सिर्फ इंसान खाता है, 70 जानवर खा जाते हैं। और 70 किलो कौन जानवर खाते हैं? जिनको हमने ज़बरदस्ती अपने मन से उगाया है। अगर उनको न उगाते तो वो चीज़ हमारे लिए बची रहती और वो जगह भी ज़्यादा हमें पैदा नहीं करना पड़ा, 40% मेरा काम हो जाता। ये चीज़ें हैं। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो इसको बैठ करके आप इसका बाकायदे कोई टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा गूगल से, आपको क्लियर हो जाएगा। आज भी थोड़ा दिमाग आपका किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, है ना? नहीं सर, यही मैं कहना चाह रही थी कि अब देखिए, हालांकि जो मीट इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने पानी वेस्ट कर दिया। आपके अकॉर्डिंग क्या था कि ठीक है जो वेस्ट हुआ वो जानवरों के लिए ही हो रहा है, लेकिन सर अगर हम अनुच्छेद 21 को देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबको, सब चाहे जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, सबको अपने खाने का तरीका, मतलब सबको अपना हक मिला है खाने का, कुछ भी वो खा ले, ठीक है, सबको मिला है हक। लेकिन अगर हम जाति के हिसाब से देखें, धर्म के हिसाब से देखें, तो सबने अपने अपने जानवरों को बांट रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि अगर हिंदू हैं तो भाई हम गाय को बचाएंगे, हम बकरे काट देंगे लेकिन हम गाय को बचाएंगे। लेकिन जो मुसलमान है भाई, हम बकरे को काटेंगे। जैन धर्म वाले क्या कहते हैं, उनको तो कुछ नहीं खाना, वो सब बचाएंगे। तो सर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। धर्म डिपेंड कर रहा है। धर्म कैसे डिपेंड कर रहा है? जैन, अब
सर देखिए, पहले तो अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग सब मानव हैं, कोई धर्म वर्म कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जाति और धर्म के अंदर आते हैं, सभी इंसान ने अपने आप को बांट रखा है कि जो जैन धर्म वाले होंगे वो कुछ नहीं खाएंगे, जो मुसलमान होंगे भाई वो तो बकरा खाएंगे, और जो हिंदू होंगे वो मतलब गाय को नहीं खाएंगे, गाय को वल्ली नहीं खाएंगे, बाकी और चीज़ तो खा ही सकते हैं वो। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसके थाली में कोई दूसरा व्यक्ति ना देखे। आप बेसिकली ये कहना चाहती हैं? ऐसा आप कहना, भाई बस सीधे सीधे बोले कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे थाली में आप क्यों देख रहे हैं, मैं कुछ भी खाऊं, मेरी मर्जी। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा बात को। आप सिरसियाँ की हैं, मैं लेहरा का हूँ, ठीक है, बगल में मेरा घर है। सपोज़ दैट मैंने आपके घर के बगल में अपना घर बनाया, या तो आपने ही पैसा ज़्यादा होगा तो मेरे घर के बगल में आकर आपने मकान खड़ा कर दिया। सपोज़ दैट मैंने एक डीजी सेट लगा रखा है जो कि इतना धुआं देता है कि आपको मार ही डालेगा, इतना काला, मतलब पूरा कालिक फेंक रहा है, वो इतना तेज़ है कि ध्वनि प्रदूषण भी कर रहा है, बहुत दम 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 कर रहा है उसमें। तो अगर वो सीधे उसका मुंह आपके कमरे में हो और आप कहें कि मैं बर्दाश्त कर लूँ, ये संभव नहीं। आप आएँ कहें करोड़ेश भैया आप बंद करिए वरना मैं केस ठोकूँगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने बिजली बत्ती के लिए, वो मेरे को हार्म कर रहा है। आपका पर्सनल मैटर नहीं है डीजी सेट चलाना, क्योंकि आप इतना गंदा डीजी सेट ले रखा है कि वो मेरे को प्रभावित करता है, मेरे को दमा लग जाएगा उससे। तो आप जो मांस खाती हैं वो पर्सनल चॉइस नहीं है, उसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हालांकि ये अच्छा लगा, वो डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण है। नहीं, बात ये है कि इन्होंने प्रश्न करा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आता तो ये चीज़ मैं बता ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये था और कोई पूछ नहीं रहा था। इससे बात क्लियर हो गई कि ये कन्फ्यूज़न अब नहीं रहेगा कि जो आप मांस खाती हैं उसके पीछे जल जा रहा है डिफॉरेस्टेशन। आपने बोला ना, आप उल्टा कर दीजिए, डिफॉरेस्टेशन मांसाहारियों की वजह से हो रहा है। आप देखिएगा गूगल सर्च करके कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, देखिएगा मीट इंडस्ट्री इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसकी वजह से हर साल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है। अगर सर इसका उल्टा कर दें हम, उल्टा कैसे कर देंगी आप? मैं एक बात कह रही हूँ, आप सपोज़ करिए कि अगर मान लीजिए जो ये आप डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं, अगर मैं किसी अनाज के लिए कर रही हूँ, आज आप बोल रहे हैं कि अनाज के लिए कम काटे जाते हैं और पशु पक्षियों के लिए ज़्यादा काटे जाते हैं। ठीक है, मैं उल्टा कर देती हूँ, मैं अनाज के ज़्यादा काट रही हूँ और पशु पक्षियों के लिए नहीं काट रही हूँ, तो सर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा आप समझिएगा, साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। आप सीधे समझिए कि जो आप काट रही हैं फसल, वो आपको काटना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने जानवर बढ़ा रखे हैं, उनको खिलाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उनको बड़ा करना है। बड़ा क्यों करना है? क्योंकि उनके मांस को बेचना है। किनको? उनको जिनको मांस चाहिए, जिनको लेदर चाहिए, और किस कीमत पर? हमें 20 गुना ज़्यादा अन्न बर्बाद करके, 40 गुना पानी बर्बाद करके, और उसका 13 से 14 गुना ज़्यादा भूमि को बर्बाद करके। तो आप उसको बढ़ाई हैं, आपने उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा है। आप समझिएगा कि कुत्तों की संख्या कितनी है हम लोगों के कॉलोनियों में, उतनी ही रहती है हर साल, बहुत ज़्यादा बढ़ते तो है नहीं। उनको ना हम बढ़ाते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा खाना देते हैं, अपने से रहते हैं और सामान्य प्रक्रिया में रहते हैं। अगर हम दिमाग लगाएं तो उस कुत्ते को फार्म में रखें और ज़बरदस्ती 100, 200, 500 हर साल पैदा करें। मुर्गियाँ अगर छोड़ दीजिए तो 200 से ज़्यादा कॉलोनी में नहीं रहेंगी, लेकिन हमारे फार्मों में 1000, 2000 पोल्ट्री फार्म में क्यों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सर बस मैं यही कहना चाहूँगी। नहीं, आप और पूछ सकती हैं। धन्यवाद, इनके लिए तालियां। इनको नंबर 1 सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े प्रश्न करे हैं। आप नहीं बोला अभी तक? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं रहने वाला अर्जी की शरण से हूँ। तो शाकाहार और पर्यावरण के बारे में मैं सीखा कि जैसे मैं बचपन से ही मांसाहार खाते आ रहा हूँ। सर उसके आगे और सोच लीजिए, मैं दोबारा आ जाऊँगा। यस। अच्छा चलिए, मैं प्रश्न करता हूँ आपसे, पर्यावरण क्या क्या होते हैं? पर्यावरण में क्या क्या, उसे घटक क्या होते हैं पर्यावरण के? पर्यावरण में घटक क्या होते हैं? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। यस। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण? हाँ। 4 प्रकार के। कितने? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यस सर। मृदा प्रदूषण। कोई बात नहीं।
तालियां भाई इनके लिए। हाँ, इस कार्यक्रम से क्या सीखा, नाम के साथ बताएं। लास्ट में पूछिएगा। बता दीजिए, हमको भी निकलना पड़ेगा। मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं आज जो कुछ भी सुना हूँ बहुत ही प्रभावित किया है मुझे। तो मेरी आपसे शपथ है कि आज से मैं सब छोड़ दूँगा। भाई के तालियां। और बहुत बड़ी बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको थपथपी देता हूं और आज से आप मेरे परम भाई के समान हैं। और जो व्यक्ति अगर ऐसा निर्णय लेता है तो मैं उसे दिल से बहुत ज़्यादा लगाव रख लेता हूं। और कभी मौका मिले तो आपको मैं अपने बनारस ले चलूँगा, जहाँ पर बड़े कार्यक्रम मैं करवाता हूँ। वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आते हैं और आप देखेंगे किस तरीके से हम लोग बड़े बड़े पोस्टर लेकर के अच्छे माहौल में वहाँ पर एक्टिविज़म करते हैं, ठीक है। और आपको फॉरेनर से बात करने का मौका, वहाँ बहुत सारे फॉरेनर भी आते हैं और हमसे प्रश्न करते रहते हैं। तो क्या नाम पड़ेगा और कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत मुझे अच्छा लगा। मेरा नाम अपराजिता गिरी है और मैं खरौली की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अपराजिता गिरी है, मैं खरौली की रहने वाली हूँ। मुझे आज का जो टॉपिक्स था बहुत अच्छा लगा। मेन बात है पर्यावरण, जो ये टॉपिक है इसे हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं कल तो हमें रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा CO2 का इस्तेमाल निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, कि कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो ही रहा है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स और सारे रोग, कैंसर हो रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए पहले तो हर ज़्यादा शाकाहारी हैं? हाँ, मैं शाकाहारी हूँ। आपने कभी किसी बच्चे को अपने स्कूल के दौरान कभी बताया है कि यार अब तू मत खा इसको? मेरे घर में कोई नहीं खाता। अच्छा, जो भी होता है मैं सबको मना, वैसे भी मेरे घर में कोई नहीं खाता ऑलरेडी। जो मेरे रिलेशन के लोग आते हैं बोलते हैं कि मतलब खाना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं ना हम लोग खाते हैं, नहीं हम बनाते हैं। जिसको खाना हो या तो मार्केट में जाके खा ले या तो कहीं अपने घर जाके खाए। हम लोग इस सब से दूर ही रहते हैं। आप ये चाहते हैं कि कोई ना खाए? हाँ, कोई। धन्यवाद भाई, तालियां। जी, अब आप बताइए आपका नाम क्या है, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और डिटेलिंग करें। जैसे कि मैंने जितने डेटा बताए हैं उसमें से एक आध डेटा आपको पता हो और बताएं कि शाकाहार क्यों अपनाना चाहिए, और भी कुछ नाम के साथ। So my name is सीता विश्वकर्मा। So my name is सीता विश्वकर्मा। सर, जैसा कि आपने बताया पर्यावरण के बारे में, वैसे के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि पूरा वातावरण जो मतलब पर्यावरण से घिरा हुआ है हरे भरे सब्जियों से, यदि वायु, जल और यदि आसपास में मतलब वो पेड़ पौधे यदि नहीं रहे सर, तो हम लोग का जीवन संभव है। जी सर, जैसे कि जल प्रदूषण है सर। जैसे कि सब लोग जल वेस्ट करते हैं मतलब कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए। सर, यदि वही जल अगर निकास कर दिया जाए मतलब पौधों के लिए, सर वही जल मतलब पौधों के लिए वो हो सकता है, मतलब लाभदायक हो सकता है। वहाँ से हम लोग मतलब साग सब्जियाँ उगा सकते हैं और पानी का भी बचत हो सकता है। और जैसे कि कोई बात नहीं, देखिए एक चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ती हैं, कोई नई जानकारी सीखती हैं, तो 45 मिनट के बाद वो चीज़ भूलने लगता है। और ऐसा माना जाता है कि जो अगर आपने 100% कोई चीज़ पढ़ी तो 28वें दिन वो सिर्फ 5% ही रह जाती हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो तथ्य थे वो बहुत लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन जो बेसिक थीम है इसका, जो बेसिक चीज़ हम लेकर आए थे कि एथिक्स और पर्यावरण, तो ये तो बात क्लियर हो गई ना कि हमें ये जो कर रहे हैं ये गुनाह कर रहे हैं और ये अपने प्रकृति के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? सर, एक क्वेश्चन सर, यदि मतलब जैसे जीव मतलब जो शाकाहारी रहते हैं वो जैसे जीव जानवर मतलब सर जीव जंतु जो मतलब वो काट के मतलब ऐसे मांस वगैरह खाते हैं सर, यदि मांसाहारी मतलब शाकाहारी बन जाए तो सर जीव जंतु मतलब ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, ये देखिए प्रश्न था इनका, ये प्रश्न सभी को लगभग करने चाहिए थे। इन्होंने ये पूछा कि अगर हम सर सिर्फ चावल, गेहूं, दाल, आटा मतलब ये शाकाहार पर डिपेंड हो जाएं तो ये जो जीव है बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जवाब यही देंगे। यदि हम नहीं खा रहे हैं उसको तो जहाँ उसका उत्पादन हो रहा है उसका उत्पादन होना बंद हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सुनिएगा, इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। यदि सब लोग मतलब शाकाहारी हो जाएं, उसको खाना खरीदना बंद कर दें, यदि आप मान लीजिए आप कोई चीज़ बेच रही हैं, उसका खरीदना साफ मतलब यहाँ से एकदम से ख़त्म हो जाए, तब उसका दुकान बंद कर देंगी आप। अब हाँ, मतलब सब जीव जंतुओं को मार सकते हैं। मैं समझ गया, सुनिए, आप बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि अगर हम मांस ना खाएं
तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा, ये करीब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी। अच्छा, अब आपके मिथ को दूर करते हैं, सुनिएगा। आपकी कॉलोनी में कितने कुत्ते हैं इस समय? इस समय सर 20, लगभग 20। यस सर। हर साल वो अपने तरीके से बढ़ते हैं Yes, और sir. मरते बेचारे रोड से मरे। Yes, sir. और आपके कॉलोनी में अगर कोई पोल्ट्री फार्म में कितने बच्चे रहते हैं? सब ऐसे बहुत ज़्यादा। नहीं है। अरे क्यों नहीं? वो हाँ, जिनको जो रखा जाता है फॉर्म में, उसे पोल्ट्री फॉर्म में कितने होते हैं? 1000, 2000, 3000, 4000। लेकिन वो जो लाल मुर्गे होते हैं वो कितने होते हैं? सर वो तो बहुत ही कम ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक है, और हम जो करते हैं वो क्या है? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो आप सोचिए, कुत्ते नहीं बढ़ रहे हैं, ये कौवे नहीं बढ़ रहे हैं, ये मोर नहीं बढ़ रहे हैं, ये बाघ नहीं बढ़ रहे हैं, जंगली जानवर नहीं बढ़ रहे हैं। जिसको हम यूज करते हैं वही क्यों बढ़ जा रहा है? जिसको मैं खा रहा हूँ वही क्यों बढ़ता जा रहा है? समझ पा रहे हैं? आप मुर्गी की संख्या बढ़ा रही हैं। आपको लगता है कि आप नहीं खाएंगे तो ये आकर हमारे ऊपर राज करने लगेंगे, कुछ कहेंगे हम भी पढ़ेंगे, हटो हटो बेंच छोड़ो, मैं संख्या में बढ़ गया, मैं यहाँ बैठूँ, हटो यहाँ से। कुछ नहीं करेंगे। कोई कोई जानवर हमें नहीं खदेड़ेगा, क्योंकि उसकी संख्या प्राकृतिक है, हम उसको आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं। और भी सुनेंगी, इनको देख लीजिए, और क्या क्या बढ़ाते हैं। जैसे मुर्गी के अलावा मछलियों को देख लीजिए, पॉन्ड में, पोखरे में, जितना खाती उससे ज़्यादा बढ़ती भी रहती है। और चाइना में कुत्ते बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, तो वो फार्मिंग भी करते हैं कुत्तों की जबरदस्ती पैदा करके बढ़ाते हैं और खाते भी हैं। यही चीज़ें। इसमें कोई और संदेह है? नहीं सर। क्लियर होगी बात? यस सर। अब प्लीज़ बताइए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि मेरा नाम करुणेश है, और जैसा कि मैम आपने बताया कि मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन बताइए अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो ये जानवर बढ़ जाएंगे, फिर हम पर राज करेंगे, क्या कहते इसके बारे में? जवाब चाहिए। सर वो तो कम हो सकते हैं, लेकिन जो वो सर आर्टिफिशियल वो बना रहे वो तो बंद हो सकता है। कैसे बंद होगा? क्यों सर? उनका कारोबार बंद कर, मतलब वो लोग बंद भी कर सकते हैं। कैसे? सर जो उनका कारोबार चल रहा है वो तो बन सकते हैं, मतलब बंद हो सकता है ना। कैसे बंद होगा? सब बताइए, कार्ड बताइए। उसका मांग कम कर देगा, खाना बंद कर देगा। जब आप डिमांड ही नहीं करेंगी तो उनको ग्रो कौन करेगा? सप्लाई चेन रुक जाएगी ना। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? तालियां भाई के लिए। ऐसे क्लियर होगा? हाँ, तो नाम बताइए। मेरा नाम अनुपम है। मैं बनरसिया की रहने वाली हूँ। मेरे घर में सब लोग पहले से ही शाकाहारी हैं, बचपन से ही। और हम लोग, पापा मेरे टीचर हैं, सबको बताते भी रहते हैं कि हम सबको शाकाहारी रहना चाहिए, ताकि हमारे पर्यावरण शुद्ध और स्वस्थ हो सके, सब लोग स्वस्थ रहें। और इस बात पे आप आकर जागरूक किए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका धन्यवाद। और हम चाहते भी हैं कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं, ताकि मांसाहारी पर रोक हो जाए और हमारा सब देश सब कुछ स्वस्थ रहे, आगे बढ़ सके अच्छे से। और सारा पूछिए कुछ। धन्यवाद। बस देखिए, आपसे प्रश्न नहीं करूँगा, बस एक विनती रहेगी आप लोगों से। ये जो वीडियोस जो रहेंगी आप लोगों की वीडियो, ये थिंकर्स इवोल्यूशंस चैनल पे जाएगी। अगर आज कुछ चीज़ छूट गया है तो आप रिपीट करके उसको देख सकती हैं। दूसरी बात कि आपके अंदर भावना आएगी, जानवर के प्रति क्रूरता ना हो, उस पर रोक लगे। तो मैं चाहूँगा कि जो चीज़ आप यहाँ से सीखेंगे इस वीडियोज़ के माध्यम से, वो आपके पास तो सुरक्षित रहेगा। अगर कोई बंदा इस तरह के स्टूपिड प्रश्न जो हम लोगों ने आपस में करे थे, ऐसे और भी खराब प्रश्न आए, तो आप लोग उनके उत्तर दे सकते हैं। और बता सकते हैं कि शाकाहार की मैं वकालत करता हूँ, तो क्यों करता हूँ कि मेरे पास ठोस सबूत हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे कि किसी नेचर ने बनाया है इंसान को, तो उसे किसी का हक नहीं है कि मार सके, तो जानवरों को भी नेचर ने बनाया, तो उसे क्यों मारा जाता है? उसको मारने का हक किसने दिया है? आपने क्या बोला कि इंसानों का? इंसान को बनाया है नेचर ने, उसे मारने का किसी को हक नहीं है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो नेचर ने ही बनाया है जानवरों को भी, तो उनको क्यों मारा जाता है? उन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई? देखिए, इन्होंने जो प्रश्न करे हैं ये इनके अंदर आत्मिक भाव से आ रही है, दया के भाव से आ रही है, ये फील करके बोल रही हैं। जैसे बोलता है कि एक उद्गार अंदर से निकल रहा है, उस पर इनका जो क्या बोलते हैं, ब्रेन नहीं चल रहा है, भाव निकल रहा है। ब्रेन चलता तो जवाब दे देती, लेकिन भावना से भरी हुई है, तो इन्होंने ऐसा प्रश्न करा। तो आप समझिएगा कि जो कानून बनाता है, कौन बनाता है? मानव बनाता है ना कानून। कानून हम ही बनाते हैं, हम ही संसद में बैठकर पारित करते हैं। जब समाज ही अपना है तो काम किसके लिए करेगा? अपने लिए ना। अब कोई ऐसा बिरला व्यक्ति मिल जाए जो कि अपने अलावा प्रजातिवाद ना करे, मतलब कि वो
अपने अलावा जानवरों को भी प्रेम करे, उनको भी सम्मान दे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? देव तुल्य। जैसे ऐसी भावना जिसके अंदर आ रही है, वो सोचता है कि यार हम ही क्यों, और भी बेचारे जिनका पैर टूट गया कुत्ते इलाज करा देते हैं। तो अगर ऐसी भावना रहेगी तो सबके लिए होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि धारा बनी हुई है जानवरों के लिए, कुत्ते को मारना, किसी असहाय जानवर को मारने में 3 साल की सज़ा का प्रावधान होता है, और उसमें कुछ गाय के लिए बना था। हाँ बनता है, ये प्रावधान बनता है। लेकिन ये क्या है, ये कम प्रावधान बने हैं। स्लॉटर हाउस खुल गए हैं, ये सब चीज़ें खुल गई। कुछ कुछ जगहों पे एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन अभी वो बहुत कम है। हमें चाहिए कि पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन हो और सभी लोग को बराबर जीने का हक हो, इक्वलिटी हो, कंपैशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। समानता हो, कंपैशन हो, करुणा हो और दया, ये होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।